नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे जो पहले पार्ट में क्या क्या पढ़े थे उसके आगे अब क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। पहले हम लोग इसके पार्ट में पढ़े थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं। तो यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव। कौन जीव होते हैं? जो एक कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही कोशिका भी है वही, और वही क्या है, एक प्रकार का जीव भी है, जैसे अमीबा और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ही जीवाणु कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े थे इससे पहले वीडियो में। तो क्या था? बहुकोशिकीय जीव, मतलब ऐसे जीव जो बहुत सारे कोशिका के आपस में मिलने से बने थे। तो उस प्रकार के जीव को क्या कहते थे हम लोग? क्या कहते हैं मतलब होगा, एक्चुअली मैं उस वीडियो में पढ़े थे इसलिए बता रहा हूँ। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय जीव, जैसे ह्यूमन, डॉग, कैट, मैंगो ट्री, है ना, ये सब सारे नीचे भी लिखा है वो। तो आज हम लोग देखेंगे कि मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे कोशिका आपस में मिलकर कैसे जीव का निर्माण करते हैं, लिविंग बीइंग का। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है, फ्लो डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं जैसे सेल, तो एक सिंगल सेल किसको बोलते हैं? जो ओनली वन सेल होता है, जैसे आरबीसी लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, स्पर्म शुक्राणु, ओवम अंडाणु, ये सभी क्या हैं? सेल के उदाहरण हैं, यूनिक सेल हैं। ठीक है, मतलब अकेला सेल है, कोशिका है। अब टिश्यू किसको बोलेंगे? अगर कोशिका आपस में मिलकर, है ना, जैसे बहुत सारे कोशिका आपस में मिलकर ग्रुप बनाएंगे तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे। तो जैसे ब्लड, जो खून होता है, वो एक प्रकार का क्या है? टिश्यू है। तो ब्लड में आरबीसी भी कोशिका रहता है, डब्ल्यूबीसी कोशिका भी रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार स्किन है, जैसे त्वचा, तो त्वचा भी एक प्रकार का ऊतक है, मतलब टिश्यू है, जिसमें बहुत सारे कोशिका आपस में मिलकर क्या बनते हैं? पूरा त्वचा का निर्माण करते हैं। और बोन, हड्डी, हड्डी भी क्या है? बहुत सारे कोशिकाओं का समूह है। तो बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। अब ये टिश्यू जो ऑलरेडी कोशिकाओं का समूह है, वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे हैंड हम लोग का हाथ है, ईयर कान है, आई आँख है, स्किन त्वचा है, जितना भी हम लोग का अंग है ना, वो सभी क्या है? एक प्रकार के अंग है, और वो टिश्यू से बने हैं, और टिश्यू कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, अब ये अंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सीधा एक बॉडी का निर्माण करते हैं, जैसे आँख, हाथ, हम लोग का जो पैर है, वो सभी आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एक पूरा कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाएंगे ना, मनुष्य का या कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे सभी का। तो क्या कहलाते हैं? सीधा बॉडी कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि सेल्स के बनने से स्टेप बाय स्टेप क्या बनता है? बॉडी बनता है। ये आपका फ्रेंड्स पौधों में भी वैसी होता है। ठीक है, जैसे पौधों में भी छोटा छोटा कोशिका होगा, तो उससे फिर क्या बनेंगे? ऊतक बनेंगे। ऊतक आपस में मिलकर बॉडी बनाएंगे, है ना, उनका डंगाली बनाएंगे, फूल बनाएंगे, कांटे बनाएंगे, और वो आपस में मिलकर एक पेड़ का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार जीव का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले जो बताया था उसी में एक ट्रिक है ना। तो रॉबर्ट हुक है जो साइंटिस्ट, उसने क्या किया था? डेड सेल का खोज किया था। मतलब एक जो कार्क था ना, छाल में उन्होंने क्या देखा था? एक कोशिका देखा था, जो छाल मरा हुआ था पहले से। तो मरे हुए कोशिका का, मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ये हम लोग को पता है। अब इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी, मतलब कोशिका विज्ञान के पिता बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक है कि जैसे हुक, हुक लोहे का जनरली बना होता है। जो हुक होता है ना, मछली वछली पकड़ते हैं, तो हुक क्या है? निर्जीव है। तो इससे आप लिंक करके समझ सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का खोज किया था, मृत कोशिका का। ठीक है, और एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? लिविंग सेल का खोज किया था, मतलब जीवित कोशिका का। तो ल्यूवेनहॉक में देखना आप, ल्यूवेनहॉक में एल आया है, ल्यू, और ल्यू से लिविंग भी होता है। तो ल्यूवेनहॉक लिविंग, ल्यूवेनहॉक लिविंग, ल्यूवेनहॉक लिविंग। आप समझ सकते हैं कि ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का खोज किया था, मतलब जीवित का। वो जीवित क्या था? बैक्टीरिया थे। ठीक है, आप इससे लिंक करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर। रॉबर्ट हुक को अभी हम लोग पढ़े, डेड सेल का खोज किया था, मृत कोशिका का, है ना। तो इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी, मतलब कोशिका विज्ञान के पिता भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स
ये जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने जो कोशिका देखा था छाल के ऊपर में, तो डायरेक्ट कोशिका को नहीं देखा था, कोशिका के चारों तरफ एक दीवार नुमा संरचना होता है जिसको सेल वाल बोलते हैं, ठीक है। तो उसी सेल वाल को सबसे पहले देखा था, तो सेल वाल नाम भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया है, ठीक है, जिसको हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। तो सेल वाल को सबसे पहले फर्स्टली किसने देखा था? रॉबर्ट हुक को। ये पेपर में पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। अब रॉबर्ट हुक से एक और लिंक करना, रॉबर्ट हुक है उसी प्रकार रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है। रॉबर्ट सेम है इसलिए बता रहा हूँ। तो रॉबर्ट हुक उसी प्रकार रॉबर्ट ब्राउन। तो ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस का खोज किया था, केंद्रक का खोज किया था। तो सभी कोशिका हैं, जैसे ये एक क्या है? कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर में भी क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक को मैं क्या कर देता हूँ? ब्राउन कलर का बना देता हूँ। ब्राउन मतलब होता है भूरा कलर, ठीक है। तो ये सपोज भूरा है, थोड़ा सा भूरा नहीं बन पाया, आप इसको देख लेना, बना लेना। ये भूरा मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो ब्राउन मतलब क्या होता है? भूरा होता है। तो ये जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने क्या किया था? ब्राउन का खोज किया था, मतलब केंद्रक का, न्यूक्लियस का खोज किया था। आप इससे लिंक कर सकते हैं ब्राउन कलर बना के, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्केलेडन और जो स्वान नाम का साइंटिस्ट है, स्केलेडन और जो स्वान नाम का साइंटिस्ट है, एक सेकंड सेट कर लेता हूँ। हाँ, स्केलेडन और स्वान नाम का जो साइंटिस्ट है, जिसको स्लेडन और स्वान बोलते हैं, तो ये दो साइंटिस्ट क्या किए थे? सेल थ्योरी का खोज किए थे, कोशिका सिद्धांत के, इसको पहले वीडियो में हम लोग देखे थे, ठीक है। तो सेल थ्योरी क्या था कि सभी जितना भी जीव हैं वो बहुत सारे कोशिका के मिलने से आपस में बने हैं, ठीक है। ये बहुत सारा कोशिका है और इनके आपस में बनने से क्या बनते हैं? एक जीव बनते हैं। ये इन्होंने सेल थ्योरी में बताया था। और ये सेल थ्योरी स्वतंत्र रूप से जीवित होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं इनमें, मतलब ये स्वयं एक कोशिका क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब श्वसन बोल रहा हूँ, प्रजनन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, ये बताया था। और इनका सेल में केंद्रक होता है, ये भी इन्होंने अपने थ्योरी में बता दिया था, ठीक है। तो इन्होंने एक चीज़ नहीं बताया था कि जो पुराने सेल हैं उनसे नए सेल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका क्या नाम था? रुडोल्फ विर्को। इसको क्या बोलते हैं? रुडोल्फ विर्को बोलते हैं हिंदी में। तो इन्होंने सेल डिवीजन का, है ना, कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया था कि एक सेल होता है, वो सेल क्या होते हैं? दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं, आपस में बट जाते हैं। तो एक सेल से दो सेल बन जाता है और दोनों नया सेल, इस प्रकार से, मतलब ये इनका प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो इनको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल, मतलब पुत्री सेल, ठीक है। तो सेल डिवीजन का जो सिद्धांत है इन्हें किसने दिया था? रुडोल्फ विर्को ने दिया था। तो इनको क्या बोलते हैं? जो मेन सेल थ्योरी है ना, ठीक है ना। मॉडर्न पूछ देगा तो आपका आंसर एग्जामिनेशन में रुडोल्फ विर्को आएगा। अगर एग्जाम में पूछेगा कि सेल डिवीजन का सिद्धांत किसने दिया, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? रुडोल्फ विर्को, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था सेल डिवीजन का सिद्धांत, आप इसको भी याद रखना, पेपर में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसको एक और मैं आपको बता देता हूँ, लिख तो नहीं पाऊँगा, बता देता हूँ, ठीक है। ओमनियस सेलुला ई सेलुला नाम का एक सेंटेंस है, मतलब नए सेल से, सॉरी, पुराने सेल से नए सेल का निर्माण। तो ये अगर पेपर में आता है फ्रेंड्स, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि ओमनियस सेलुला ई सेलुला नाम के जो थ्योरी है उसको किसने दिया था? तो उसको किसने दिया था? रुडोल्फ विर्को ने दिया था। आपको इसको बताना है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। थोड़ा सा सर्दी पकड़ा है, ठीक है, फिर भी मैनेज करते हैं। इन ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में हम लोग पढ़े थे, द स्मॉलेस्ट सेल कौन है? सबसे छोटा ना, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा सेल कौन है? अगर इन ह्यूमन बॉडी बस दिया है फ्रेंड्स पेपर में, मतलब मानव बस में ना, तो क्या आ जाएगा? मेल स्पर्म सेल आएगा, मतलब शुक्राणु आएगा, ठीक है। शुक्राणु, जो पुरुष का शुक्राणु होता है वही। अगर दिया है पेपर में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है सभी मानव में, ठीक है, ऑल ह्यूमन बॉडी, इन ऑल ह्यूमन बॉडी अगर दिया है, ऑल लिखा है तो मतलब पूरा आ जाएगा।
तो पूरा में क्या क्या होता है, महिला भी आएगा और पुरुष भी आएगा, ठीक है। तो महिला में तो शुक्राणु होता नहीं है, तो मेल स्पर्म सेल आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा RBC सेल्स, ठीक है। RBC सेल्स पुरुषों में भी पाया जाता है और महिलाओं में भी पाया जाता है, लाल रक्त कणिका RBC सेल। तो अगर ऑल दिया है सभी मनुष्य में, है ना, महिला और पुरुष साथ में, तो RBC सबसे छोटा कोशिका होगा, ठीक है, छोटी कोशिका होगा। नेक्स्ट क्या है, स्मॉलेस्ट सेल अगर फीमेल में पूछता है, मतलब मादा में, है ना, मादा बस में अगर स्मॉलेस्ट पूछ देता है तो क्या आएगा, RBC ही आएगा, है ना, क्योंकि मादा में तो शुक्राणु होता नहीं है। फिर क्या है, स्मॉलेस्ट सेल अगर मनुष्य में पूछेगा, मनुष्य इन सेंस पुरुषों में पूछेगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, स्पर्म सेल आएगा, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि जो स्पर्म सेल होता है वही सबसे छोटा होता है, लेकिन औरतों में ये पाया नहीं जाता, इसलिए औरतों में RBC छोटा होता है। और दोनों मिलाएंगे, दोनों में अगर एक साथ पूछेंगे तो RBC ही आएगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है इसी लार्जेस्ट का है, तो लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में अगर कॉमनली पूछता है, सिंपल मतलब कुछ भी दिया नहीं है, तो सबसे बड़ा हमेशा याद रखना अंडाणु होता है, फीमेल का ओवम होता है जिसको ओवा भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर स्पेशली पूछ दिया है कि ऑल ह्यूमन बॉडी, तो ऑल में आ जाएगा मनुष्य भी आएगा, सॉरी नर और मादा दोनों आएगा, फीमेल एंड मेल दोनों आएगा। तो मेल में तो ये अंडाणु होता नहीं है, है ना, तो मेल में अंडाणु नहीं होता है, तो मेल में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, न्यूरॉन्स हो जाएगा, जो ब्रेन में पाया जाता है। न्यूरॉन्स मतलब तंत्रिका कोशिका, ये सबसे बड़ा होगा दोनों में ना, साथ में अगर दिया है, ऑल दिया है तो, ठीक है। और अगर लार्जेस्ट दिया है ओनली फीमेल में, मतलब यदि मादा में औरतों में सबसे बड़ा कोशिका कौन है, तो डेफिनेटली सबसे बड़ा कौन होता है, ओवम होता है, ओवा होता है ना। और अगर पुरुष में सबसे बड़ा कोशिका कौन है पूछेगा, तो क्या आ जाएगा, न्यूरॉन, क्योंकि पुरुषों में अंडाणु नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल क्या देखेंगे, दोनों मिलाकर कौन है सबसे बड़ा, दोनों में अगर पाया जाता है तो न्यूरॉन दोनों में पाया जाता है, औरतों और पुरुषों में तो न्यूरॉन सबसे बड़ा है। और अगर सबसे बड़ा मनुष्य में बस देखेंगे तो फीमेल का ओवा है, और मेल में अपना न्यूरॉन होगा, क्योंकि इसमें अंडाणु नहीं पाया जाता है। आप इसको वीडियो को अगर एक बार देख लेना, फिर समझ में नहीं आया है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो लॉन्गेस्ट सेल मतलब होता है लंबा या लंबी, सबसे लंबी कोशिका। तो ये बड़ा है लेकिन ये लंबा है, लंबा और बड़ा में अंतर होता है फ्रेंड्स। तो लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन होता है, न्यूरॉन सेल, अभी बताया हूँ। यही लार्जेस्ट भी है, लॉन्गेस्ट भी है। आप पिछले थोड़ा सा पीछे करके देख कर एक बार समझना, ठीक है। तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र सबसे लंबा मनुष्यों में, और लॉन्गेस्ट सेल मतलब सबसे लंबी कोशिका पौधों में पूछा गया जाएगा पेपर में, तो क्या आएगा, फाइबर ऑफ रेमी, रेमी का तंतु या रिया पौधा का रेशा। रिया पौधा यहाँ इंडिया में रिया बोलते हैं इसको, तो रिया नाम का जो पौधा होता है उससे रेशा निकालते हैं फ्रेंड्स। रेशा समझ गए ना, जिससे बोरा वगैरह बनाते हैं, बैग वगैरह। तो ये जो रेशा होता है वो अपने आप में एक कोशिका होता है, जिसको पौधे जगत में, पादप जगत में सबसे लंबी कोशिका माना गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर मतलब कोशिकीय संरचना। तो कोशिका के अंदर क्या क्या होता है उसको देखते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिका के बाहर में सबसे एक होता है मेम्ब्रेन, मतलब झिल्ली। तो किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए झिल्ली तो चाहिए, जैसे दुकान से कुछ भी आलू टमाटर भिंडी लेंगे तो उसको पकड़ने के लिए एक झिल्ली चाहिए ना, पॉलीथीन। तो वैसे ये भी कोशिका के अंदर जितना भी मटेरियल है इसको पकड़ने के लिए एक झिल्ली चाहिए रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और बीच में सेंटर राजधानी होना चाहिए इसको चलाने के लिए। तो कोशिका के सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है। तो होता क्या है, जो ये न्यूक्लियस है फ्रेंड, ठीक है, न्यूक्लियस से लेकर इस सेल मेम्ब्रेन तक का जो बीच में, ये चारों तरफ जो बीच में बिखरा है द्रव लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है। ये लिक्विड को सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक के बीच में जो लिक्विड है ना, उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। एक प्रकार का द्रव होता है, ठीक है। तो ये कैसा द्रव होता है जो बीच में पाया जाता है, वो
ये होता है जेली जैसा होता है और परमेबल होता है, मतलब पारदर्शी होता है, इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको साइटोसोल क्यों बोलते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं इसका व्यू। साइटोसोल को समझने के लिए पहले देखते हैं मिश्रण। तो जब भी हम लोग किसी दो चीज़ को मिलाते हैं, है ना, और वो आपस में यौगिक नहीं बनाते हैं, सिंपल किसी भी रेशियो में मिला देते हैं, तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। तो मिश्रण 3 प्रकार का बनता है, आप लोग को मालूम है। जैसे ट्रू मिक्सचर, मतलब जिसमें दो जो चीज़ है, जैसे शरबत बनाते हैं तो पानी और शक्कर या नमक मिलाते हैं तो क्या बनता है, शरबत। तो ये क्या है, ट्रू मिक्सचर है। ट्रू मिक्सचर मतलब दोनों आपस में एकदम घुल मिल जाते हैं। ठीक है, सब तरफ नमक मिला रहेगा, सब तरफ पानी मिला रहेगा, तो इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और मिक्सचर का एक और रूप होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर, मतलब विषमांगी मिश्रण। तो जैसे गिलास में हम लोग ले लिए पानी, अब पानी में क्या डाल दिए, रेती, है ना, बालू, सैंड, तो ये तो पूरा घुल मिल नहीं जाएगा, है ना, वो घुलता ही नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। और इन्हीं के बीच में एक और होता है कोलाइड। तो कोलाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोल, जेल, इमल्सन, एरोसोल बोलते हैं। इसी को देखते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं सोल क्या है। ठीक है, सोल है फ्रेंड्स लिक्विड में, है ना, एक लिक्विड लेंगे जिसको बोलते हैं विलायक, मतलब डिस्पर्सन मीडियम। तो लिक्विड में अगर हम लोग ठोस मिला दिए, मतलब ठोस मिलाएंगे, मतलब ठोस कम रहेगा, है ना, लिक्विड ज़्यादा रहेगा और ठोस का मात्रा कम रहेगा। ठीक है, तो लिक्विड में हम लोग अगर ठोस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोल बनता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो पेंट करते हैं घरों में, वो भी क्या है, सोल है। ठीक है, उसी प्रकार जेल देखते हैं। तो अगर हम लोग सॉलिड में लिक्विड को मिलाएंगे, मतलब सॉलिड ज़्यादा रहेगा, तो मैं यहाँ सॉलिड का एक टुकड़ा बना देता हूँ। ये सपोज सॉलिड है, ठोस है। ठीक है, तो ठोस में थोड़ा सा पानी मिला देंगे, कुछ पानी कहने का मतलब लिक्विड मिला देंगे, तो जो मिश्रण मिलेगा हम लोग को, कोलाइड मिश्रण, वो क्या रहेगा, जेल रहेगा, उसको बोलते हैं जेल। जैसे कि होता है चीज़, पनीर और बटर, है ना, चीज़ को पनीर बोलते हैं, और बटर, जेली, जो जेल लगाते हैं बालों में, वो सभी क्या रहता है, सॉलिड में लिक्विड को मिलाए रहते हैं। ठीक है, और एक होता है इमल्सन। इमल्सन का मतलब होता है दो द्रव को, दो लिक्विड को मिलाते हैं जो आपस में अमिश्रणीय रहते हैं। ठीक है, मतलब मिलते नहीं। जैसे एक को ले लिए हम लोग पानी और दूसरा को ले लिए तेल, तो तेल और पानी कभी मिलता है क्या, नहीं मिलता है ना। तो दोनों को अगर आपस में मिला दिए और बढ़िया सा हिला दिए तो क्या बन जाता है, इमल्सन नाम का मिक्सचर बन जाता है, कोलाइड बन जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क, दूध फ्रेंड्स। ठीक है, तो दूध में दो लिक्विड मिला रहता है, वो कौन से अवस्था में रहता है, कोलाइड अवस्था में। इसको आप केमिस्ट्री में पढ़ना, यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, कोशिका समझने के लिए बस बता रहा हूँ। एक होता है एरोसोल, सॉलिड एरोसोल अलग होता है, लिक्विड एरोसोल अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग ले लिए गैस को बादल जैसा बना दिए, तो गैस में अगर सॉलिड मिलाएंगे या लिक्विड मिलाएंगे, सपोज़ हम लोग सॉलिड मिलाते हैं पहले, तो ये क्या बन जाता है, ए सॉलिड एरोसोल। जैसे गाड़ी का धुआं निकलता है बाइक से, तो उसमें कण रहता है, कुछ कुछ कण सॉलिड रहता है। ठीक है, धूल का, तो क्या बन जाता है, एरोसोल। जो गाड़ी का जो निकलता है ना पीछे से साइलेंसर से, वो रहता है इसी स्टेट में। और अगर लिक्विड मिला दिए, जैसे गैस है, अब गैस में अगर थोड़ा थोड़ा बूंद मिला दिए लिक्विड, तो ये क्या हो गया, ये आर्द्रता हुआ, है ना। जो बादल रहता है ना, जो बादल रहता है, कोहरा रहता है, तो वो भी एक प्रकार का एरोसोल है, लिक्विड एरोसोल। तो हम लोग को यहाँ मेन काम है सॉलिड सोल का। ठीक है, तो जो कोशिका रहता है वो सॉल स्टेट में रहता है, मतलब लिक्विड में थोड़ा 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 सॉलिड मिला रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके देख सकते हैं पीछे से। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए कि साइटोसोल क्या है, मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक का जो लिक्विड है उसको साइटोसोल बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्मा क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मा क्या है, जैसे ये कोशिका है,
ये केंद्रक है। तो इसके बीच में क्या है, यहाँ तक साइटोसोल है। तो साइटोसोल में ही बहुत सारे क्या रहते हैं, ऑर्गेनेल्स रहते हैं, कोशिका अंग रहते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, उसी में राइबोसोम रहेगा, धंसा रहेगा, लाइसोसोम रहेगा, प्लास्टिड रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा। तो सभी ऑर्गेनेल्स को और साइटोसोल को मिलाकर क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको मैं एक चित्र दिखा देता हूँ। मैं आपके लिए एक चित्र बनाया हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइटोसोल है, ये कोशिका का साइटोसोल है। नीला नीला मिल गया है, मैं इसको नीला कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, साइटोसोल है, ये पूरा भरा है द्रव, और इसी में ऑर्गेनेल्स है, जैसे ये गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम है ना, अरे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, आप इसको देखना गौर से, राइबोसोम। तो ये सब ऑर्गेनेल्स को और साइटोसोल को एक साथ क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं साइटोप्लाज्मा में यानी कोशिका द्रव में क्या क्या मिला रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपार्टस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड मतलब वर्णक, वैक्यूल मतलब रिक्तिकाएँ, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, जैसे मिनरल, सॉल्ट, वाटर, जल है ना, लवण, ये सब घुला रहता है साइटोसोल में। और क्या रहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन से बने कंपाउंड, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स मतलब वसा, ये सभी साइटोप्लाज्मा में मिले रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोसोल। न्यूक्लियोसोल क्या है फ्रेंड, जैसे ये कोशिका है, कोशिका में न्यूक्लियस तो रहेगा ही, है ना, तो इसको साइटोसोल पढ़े थे हम लोग। तो ये कोशिका के अंदर जो केंद्रक है ना, न्यूक्लियस है, उसके अंदर में भी द्रव भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोल बोलते हैं। ये भी सोल ही स्टेट में रहता है, अभी हम लोग पढ़े हैं साइटोसोल जैसा। ठीक है, तो सपोज ये न्यूक्लियस है मतलब केंद्रक है, कोशिका के अंदर मान लो ये केंद्रक है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, फास्फोरस, डीएनए, आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो इन सब को एक साथ मतलब साइटोसोल प्लस ये फास्फोरस, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब को एक साथ न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या पाया जाता है, उसको देखते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मा किससे बना होता है फ्रेंड्स, प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड से। तो सपोज ये केंद्रक है, इसी के अंदर प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन पाया जाएगा है ना न्यूक्लियोसोल में, और फास्फोरस रहेगा और न्यूक्लिक एसिड रहेगा, जैसे डीएनए, आरएनए, ये सब न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ठीक है, और इसके अंदर में एक और संरचना रहता है जिसको केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। एक्चुअली में इसी न्यूक्लियोलस के अंदर में डीएनए रहता है, आरएनए रहता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे मतलब दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ये प्रोटोप्लाज्मा क्या है उसको देख लेते हैं। सपोज ये क्या है, कोशिका है, ये उसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है। तो ये इसको क्या बोले थे हम लोग, साइटोप्लाज्मा, और इसको क्या बोले थे, न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा को एक साथ प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं। मतलब साइटोप्लाज्मा अभी पढ़े हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्मा इसको एक साथ क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोशिका के सभी चीज़ को है ना, साइटोसोल और जितना भी ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, रेटिकुलम है ना, साइटोप्लाज्मा, और बीच में क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मा, डीएनए, पीएनए सब, और सेल मेम्ब्रेन समेत एक साथ उसको प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अभी देखते हैं हम लोग कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। ठीक है, कहाँ गया, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो दोनों क्या है देखते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को एक मैं बता देता हूँ व्यू, 2 प्रकार के जीव होते हैं ना, जैसे एक होता है जीवाणु, जिसको बोलते हैं, जैसे बैक्टीरिया है ना, जो एक कोशिका से बने होते हैं,
जैसे एक जीव है जो एक कोशिका से बने होते हैं और हम लोग बहुत सारे कोशिका से बने होते हैं। तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। जैसे जीवाणु है ना, जीवाणु, अमीबा, ये सभी क्या हैं, प्रोकैरियोटिक सेल वाले हैं। और यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आते हैं, जैसे हम लोग, ह्यूमन, पेड़ पौधे, जितना भी बड़े बड़े जीव जंतु हैं सभी क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है, मतलब वो कम विकसित होता है, उनमें कम समान होता है ना। तो इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है ये, तो इसमें कम समान होगा, बस एक बीच में ऐसा क्रोमोसोम होगा जो डीएनए को ट्रांसफ़र करेगा दूसरे पीढ़ी में, मतलब दूसरे कोशिका में डिवीजन के टाइम। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें बहुत सारा चीज़ पाया जाता है, जैसे न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, इसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, गोल्गी बॉडी पाया जाएगा, बहुत सारे और खखल बखल है ना, बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं फ्रेंड्स। फिर देखते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा दिक्कत जा रहा होगा सॉफ्टवेयर चलाने में, मेरा भी जा रहा है ना। तो यूकैरियोटिक क्या रहता है, वेल डेवलप्ड रहता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 1 से 10 माइक्रोन साइज के होते हैं। माइक्रोन मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक है, मीटर। तो और ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं 5 से 100 माइक्रोन के होते हैं, मतलब ये इससे काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा अंतर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियर नहीं होता है, न्यूक्लियर ही नहीं है तो मेम्ब्रेन कैसे होगा, है ना। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसको हम लोग चित्र से समझते हैं। सपोज़ ये, एक सेकंड, सपोज़ ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, केंद्रक नहीं पाया जाएगा, सीधा क्रोमोसोम बीच में रहेगा, ठीक है। और इसमें प्लाज्मा भी नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियर प्लाज्मा, ठीक है। और जैसे यूकैरियोटिक सेल बनाए हैं फ्रेंड्स यहाँ, तो इसमें एक बढ़िया केंद्रक पाया जाएगा और केंद्रक के चारों तरफ जो बनाया हुई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब केंद्रक झिल्ली है, तो ये स्पष्ट झिल्ली पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। उसके बाद इसके अंदर क्रोमैटिड, क्रोमोसोम जो भी होगा वो होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या अंतर है। अरे दब ना, ये इसमें जनरली फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनमें 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें बहुत सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ छोटा सा फिर एक बार चोचला करता हूँ, है ना। जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इनमें 1 क्रोमोसोम पाया जाएगा, क्रोमोसोम ऐसी एक्स जैसा होता है। और यूकैरियोटिक सेल जैसे हम लोग हैं उनमें बहुत सारे क्रोमोसोम पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। सेल ऑर्गेनेल अब्सेंट होता है फ्रेंड प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब नहीं पाया जाता है। बस गिने चुने कुछ काम के ही पाया जाते हैं, जैसे राइबोसोम तो पाया जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये सब नहीं पाया जाता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में। और इनमें ये सभी चीज़ यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अगला अंतर। अगला अंतर है फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अब्सेंट होता है, मतलब एक नर मेल और एक मादा मतलब फीमेल। तो फीमेल और मेल आपस में सेक्स करके जो बच्चे जन्म देते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो ये अब्सेंट होता है, ठीक है। तो इनमें कैसा होता है रिप्रोडक्शन, फिजन के द्वारा। जैसे एक कोशिका है वो आपस में बीच से ऐसे बंट जाएगा और
दो कोशिका बन जाएगा। ठीक है, तो एक कोशिका से दो कोशिका का जब बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो इस प्रकार का इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और यूकेरियोटिक सेल वाले में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, मतलब फीमेल और मेल मतलब मादा और नर आपस में मिलकर सेक्स करने के बाद जो नया बच्चा जन्म देते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये चलन होता है इनमें। ठीक है, और इनमें जो बाइनरी फ्यूजन होता है मतलब एक कोशिका से जो दो कोशिका बनेगा तो माइटोसिस और मियोसिस मतलब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम देख लेते हैं फ्रेंड्स। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल बहुत बड़ा होता है ना, तो इनमें ज़्यादा प्रोटीन बनाने का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इसमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ 80 लिख देता हूँ। और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में 70S है ना, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, आगे इसको राइबोसोम में और देखेंगे। तो ये हो गया अंतर। आपको एक छोटा सा मैं चित्र बता देता हूँ। जैसे ये यूकैरियोटिक सेल है फ्रेंड्स, वेल डेवलप्ड है, आपको दिख रहा होगा बहुत सारा चीज़ है। तो इसके चारों तरफ ये क्या है, सेल वाल है, देख सकते हैं, जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। और ये सब फलाना ढिकाना है, जैसे गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, दुनिया भर के चीज़ हैं जो ये सभी यूकैरियोटिक सेल में हमारे अंदर पाए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे के अंदर पाए जाते हैं। और ये दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल, एकदम सिंपल सेल जो छोटे छोटे जीव में जैसे जीवाणु बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो इनमें जनरली एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र करने के लिए फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, फ्लैजिला मतलब होता है पूँछ, है ना। तो ये पूँछ क्या काम करता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मदद करता है। और ये राइबोसोम बस पाया जाता है, जैसे आपको बीच बीच में दिख रहा होगा। और ये है बिना न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन का क्रोमोसोम। ठीक है, ये बीच में है क्रोमोसोम, इसको आप क्रोमोसोम बोल सकते हैं या न्यूक्लियोइड DNA बोल सकते हैं या इसको क्रोमैटिन बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल केंद्रक नहीं दिख रहा है, केंद्रक अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वाल क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, कैसे बने हैं। तो आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, कैसा बना है वीडियो, क्या समझ में नहीं आया। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखकर अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बनाएं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में अटेंड करें, सॉल्व करें। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय।